हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मेन फंक्शंस हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमने 7 फंक्शन लिए हुए हैं। इन 7 में से 6 फंक्शंस यानी ये 6 फंक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा एक लास्ट फंक्शन बचेगा क्रेडिट कंट्रोल, इसे एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो 6 फंक्शंस हैं मेन, इनमें सबसे पहला है बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। बहुत साल 2014, 15, 16 और इसके बाद भी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है, अलग अलग पेपर्स में, उनके अलग अलग सेट्स में। यानी करेंसी छापने का काम ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा है गवर्नमेंट्स बैंक, यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक है, भारत में सेंट्रल बैंक का काम कौन करता है? भारत में सेंट्रल बैंक का काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वर्किंग एज अ सेंट्रल बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स बैंक यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ, दोनों के लिए क्या करता है? बैंकर का काम करता है। ठीक है, थर्ड बैंकर्स बैंक, थर्ड है हमारा बैंकर्स बैंक, यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं हमारे, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, है ना, यस बैंक, व्हाटएवर, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उन सभी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए जो हमारा आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, ये काम करता है हमारा किसका? बैंक का। ठीक है, यानी जिस तरह हमारे और कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, उसी तरह से कॉमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के बीच में भी कस्टमर एंड बैंक का रिलेशनशिप होता है। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता, यानी जब कॉमर्शियल बैंक्स मार्केट में कहीं से भी लोन नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उस कंडीशन में वो आरबीआई को अप्रोच करते हैं। आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से वो क्या करते हैं? लोन ले सकते हैं। तो ये चारों ही टॉपिक्स लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। लगभग हर साल एक इन चारों में से एक टॉपिक क्या किया जाता है? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। एक फंक्शन बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 2021 के एग्जाम्स में भी इन चारों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, भारत सरकार के बिहाफ पर आरबीआई अपने पास फॉरेन करेंसीज का एक स्टॉक रखती है, जिसका वो उपयोग करती है एक्सचेंज रेट और बीओपी को मैनेज करने के लिए। देन क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन माने जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इन सब की एक दूसरे पर जो लायबिलिटीज हैं, इन लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए, उनको निपटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आरबीआई क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये है हमारे मेन फंक्शंस। इसके अलावा क्रेडिट क्रिएशन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बड़ा है काफ़ी, और यहाँ से भी लगभग हर साल एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फंक्शन, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। तो हमारा आज का पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू, या इसे बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी या प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं, 1 रुपए का नोट और सिक्कों के अलावा जितने भी नोट हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 500, 2000, सारे के सारे नोट कौन पब्लिश करता है? सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई पब्लिश करती है। सेंट्रल बैंक या आरबीआई पब्लिश करती है। ठीक है, और इसी तरह भारत में ही नहीं, लगभग सभी देशों में उन देशों की सेंट्रल बैंक क्या करती है? करेंसी नोट पब्लिश करती है। ठीक है, इन इंडिया फिक्स्ड रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड या इसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम भी बोलते हैं कहीं, फिक्स्ड रिजर्व सिस्टम या मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट किया गया है किसके लिए? करेंसी इशू करने के लिए। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में गोल्ड, सिल्वर या कोई भी वैल्यूएबल असेट रखना पड़ता है, और उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं? करेंसी इशू करते हैं, नोट छापते हैं। तो भारत में क्या किया हुआ है? 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व बनाया हुआ है। पहले ये ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसे कम कर दिया। अब ये 200 करोड़ रुपए का है फिलहाल। इस 200 करोड़ रुपए के रिजर्व में 115 करोड़ रुपए वैल्यू का गोल्ड होता है,
115 करोड़ रुपए वैल्यू का क्या होता है, गोल्ड, और बाकी बचे 85 करोड़ रुपए वैल्यू का क्या होता है, फॉरेन सिक्योरिटीज, दूसरे देश के सरकारों की सिक्योरिटीज होती हैं। तो इस तरह से इस 200 करोड़ रुपए के फंड के बेसिस पर, रिजर्व के बेसिस पर हमारी आरबीआई को करेंसी इशू करने की अनलिमिटेड अथॉरिटी है। यानी आरबीआई चाहे जितना क्या कर सकती है, करेंसी पब्लिश कर सकती है इस फंड के आधार पर। ठीक है, अब इस फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली बात, यूनिफॉर्मिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। हमारे पूरे देश में क्या है, एक समान यूनिफॉर्म मॉनेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, चाहे इंडिया का कोई भी पार्ट हो, चाहे नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में केरल तक, या गुजरात से अरुणाचल तक, पूरे देश में सेम तरह के नोट प्रचलित होते हैं, सेम तरह के नोट चलते हैं। ठीक है, तो इससे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, दूसरा, इजी कंट्रोल ऑन मॉनेटरी सिस्टम। हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है इस पर इजी कंट्रोल मिल जाता है, किसको, सेंट्रल बैंक या आरबीआई को। आरबीआई आसानी से क्या कर सकती है, हमारे बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है। बिकॉज ऑफ, क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज जितनी भी करेंसी इशू होती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है, इसलिए पूरे देश में मनी सप्लाई को इजीली कंट्रोल कर सकता है कौन, आरबीआई। ठीक है, तो ये हमारा 4 नंबर में या 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और आरबीआई इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, या इसे कह सकते हैं हम गवर्नमेंट्स बैंक। अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है इसके अंदर? सबसे पहला, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट के अकाउंट मेंटेन करती है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अकाउंट मेंटेन करती है। यानी कहाँ कहाँ से रिसीट आएगी, कहाँ कहाँ पे करना है, इन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास होती है, आरबीआई ये काम करती है। सेकंड, डेप्ट मैनेजर। डेप्ट मैनेजर माने सरकार को जब पैसों की आवश्यकता होती है, सरकार के खर्चे तो अभी हैं फिलहाल, और मान लेते हैं फंड सरकार के पास कुछ समय बाद आएंगे, तो इस टाइम पीरियड के लिए सरकार के लिए क्या करती है, फंड अरेंज करती है, डेप्ट यानी लोन का इंतजाम करती है। ठीक है, देन एजेंट वर्क। एजेंट वर्क माने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये फंक्शन भी आरबीआई परफॉर्म करती है। देन एडवाइजरी रोल ऑन फाइनेंशियल इश्यूज, ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर एडवाइस मांगी जाती है तो आरबीआई एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए कि वो आरबीआई की एडवाइस को फॉलो करे। ठीक है, तो ये हैं हमारे बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन के अंतर्गत आने वाले मेन फंक्शन, मेन वर्क आरबीआई के या सेंट्रल बैंक के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंस, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। सरकार को जब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है तो आरबीआई इजीली क्या करती है, लोन अवेलेबल करा देती है। फंड रेजर फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करती है। कैसे? हमने अभी पढ़ा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद और बेच करके क्या करती है आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए फंड्स क्या करती है, इकट्ठा करती है। देन एक्सपर्ट्स ओपिनियन, जब एडवाइजरी रोल की बात आती है तो आरबीआई क्या करती है, मांगे जाने पर, गवर्नमेंट मांग रही है तो ही क्या करेगी, अपनी एडवाइस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट को। तो इस तरह से आरबीआई में जो एक्सपर्ट होते हैं आर्थिक मामलों के, वित्तीय मामलों के, जो बहुत ही विद्वान या एक्सपर्ट लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में। तो इससे गवर्नमेंट को सही क्या मिलती है, एडवाइस मिलती है, और सरकार सही डिसीजन ले पाती है, सही पॉलिसी बना पाती है। तो ये है हमारा सेकंड बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई और सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन भी लगातार पिछले 4-5 सालों से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। नाउ थर्ड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक माने जिस तरह से हमारा रिलेशनशिप कॉमर्शियल बैंक्स के साथ होता है, कस्टमर एंड बैंक का, उसी तरह का रिलेशनशिप कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक का होता है, कस्टमर एंड बैंक का। यानी जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब के अकाउंट्स होते हैं आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है,
और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंकर्स बैंक के अंतर्गत जो पहला काम करता है सेंट्रल बैंक, वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन। ठीक है। नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एक बैंक की दूसरे बैंक पर जो लाइबिलिटी होती है, यानी जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है, वो परफॉर्म करता है कौन? हमारा सेंट्रल बैंक। बैंकों को चेक्स को क्लियर करने के लिए क्या करता है? एक चैनल प्रोवाइड करता है, एक इजी सिस्टम प्रोवाइड करता है। देन थर्ड, मॉनिटरिंग द फंक्शनिंग ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सब पर सुपरवाइजर का काम करता है। सेंट्रल बैंक जो होता है हमारा, ये सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म कर रहा है। सुपरवाइजरी रोल माने जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं हमारे पूरे कंट्री के अंतर्गत, तो वो सारे के सारे बैंक्स पर आरबीआई क्या करता है? नज़र रखता है। आरबीआई उन सब की फंक्शनिंग को मॉनिटर करता है। ठीक है। और देखता है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स या बाकी बैंक्स हैं वो अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आरबीआई ने बना रखे हैं उन्हें फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, दे आर वर्किंग इन फेवर ऑफ पब्लिक और नॉट। तो आरबीआई ये सुपरवाइज करती है कॉमर्शियल बैंक्स और दूसरे बैंक्स के बारे में। ठीक है। देन कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सबको अपने टोटल डिपॉजिट्स का, नेट टोटल डिपॉजिट का एक पार्ट आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है, जिसे हम नॉर्मली कैश रिजर्व रेशियो CRR के नाम से जानते हैं। तो आरबीआई या सेंट्रल बैंक हमारा कॉमर्शियल बैंक्स के कुछ रिजर्व्स अपने पास मेंटेन करता है। ठीक है। ये है हमारे बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में आने वाले काम। अब इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इसका। तो नंबर 1 इंपॉर्टेंस, कंट्रोल ऑन बैंकिंग सिस्टम। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उस पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर आरबीआई का कंट्रोल इस सिस्टम के द्वारा मिल जाता है। क्यों मिलता जाता है? क्योंकि हर एक कॉमर्शियल बैंक्स को अपने कुछ रिजर्व्स आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं। ठीक है। नंबर 2, एंश्योरिंग बैंक्स वर्किंग इन फेवर ऑफ कस्टमर्स। आरबीआई इस फंक्शन के माध्यम से एंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक्स पब्लिक के, कस्टमर्स के फेवर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता। व्हेनेवर कॉमर्शियल बैंक्स आर नॉट एबल टू कलेक्ट लोन फ्रॉम मार्केट सोर्सेज, मार्केट से पैसा उठाने में या मार्केट से पैसा कलेक्ट करने में वो कैपेबल नहीं है या फेल हो जाते हैं मार्केट से पैसा लेने में, तो उस सिचुएशन में वो आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? फंड्स के लिए या लोन्स के लिए। ठीक है। अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, है ना, आरबीआई के पास जा सकते हैं सिक्योरिटीज़ के बिहाफ पर लोन मांगने के लिए। कुछ लोन्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट सिक्योरिटीज़ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है। दोनों तरह के यहाँ पर क्या किए जाते हैं? लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। किसे? कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है। देन नेक्स्ट, ऐसा क्यों कर रहा है अब आरबीआई? ऐसा इसलिए कर रहा है बिकॉज आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, शीर्ष संस्था है। ठीक है। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंकों के पास सफिशिएंट फंड्स बने रहें, है ना, वो स्टेबल बने रहें। और साथ ही साथ आरबीआई क्या करता है? कुछ रिजर्व्स अपने पास बनाए रखता है, रिजर्व्स अपने पास होल्ड करता है। किसके? कॉमर्शियल बैंक्स के। कॉमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स अपने पास रखता है। इस बिहाफ पर भी क्या होता है? आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेंट्रल बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे? कॉमर्शियल बैंक्स को जरूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड करे। तो ये सारे फंक्शन क्या करता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के अंतर्गत आरबीआई या सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। ठीक है। अब इस फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो नंबर 1, सफिशिएंसी ऑफ फंड्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन कॉमर्शियल बैंक्स की बात क्या बनी रहती है? फंड्स की सफिशिएंसी बनी रहती है। सफिशिएंट अमाउंट में फंड्स बने रहते हैं जिससे कि वो अपने रिजर्व, CRR, SLR इन सबको मेंटेन कर पाते हैं आसानी से। देन स्टेबिलिटी इन मॉनेटरी सिस्टम। अगर बैंकों के पास शॉर्टेज हो जाए फंड की तो इसका रिजल्ट होगा कि लोगों का फेथ हमारे बैंकिंग सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा और मार्केट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो मार्केट को, इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए, कस्टमर्स का बैंकों में फेथ बनाए रखने के लिए ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है।
बैंकों को जब भी आवश्यकता होती है कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, आरबीआई को अप्रोच करके उनसे लोन ले सकते हैं। नाउ आवर सेकंड लास्ट फंक्शन ऑफ टुडे, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है इसे समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करें एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर ए। क्या नाम है इसका? ए। इनका अकाउंट है एसबीआई बैंक में। किसमें है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इन्होंने चेक के माध्यम से कुछ पेमेंट किया मिस्टर बी को। चेक के माध्यम से किसे पेमेंट किया? मिस्टर बी को। और मिस्टर बी का अकाउंट है मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एसबीआई को कुछ पेमेंट करना है किसे? एचडीएफसी को। मान लेते हैं जो पेमेंट किया है ये किया 10 लाख रुपीस का। ठीक है, 10 लाख रुपीस का पेमेंट किया इन्होंने। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए का एक चेक दिया मिस्टर बी को। ठीक है, तो अब मतलब क्या हुआ? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या करना है? 10 लाख रुपए देने हैं किसे? एचडीएफसी को। तो अब ये ट्रांसफर ऑफ मनी होगा कैसे? तो आरबीआई यहां पर क्या करता है? एक बहुत इजी चैनल प्रोवाइड कर देता है, एक इजी सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। किस चीज के लिए? इस तरह के चेक्स की क्लियरेंस के लिए। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सब के अकाउंट्स आरबीआई के पास होते हैं। आरबीआई क्या करता है? अब एसबीआई के अकाउंट में से क्या करेगा? डेबिट कर देगा। क्या चीज? 10 लाख रुपए। और उन्हें क्या कर देगा? एचडीएफसी के अकाउंट में क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह से जो लायबिलिटीज है बैंकों की एक दूसरे के ऊपर, उनको सेटल करने का काम करता है कौन? आरबीआई। क्लियर? इसलिए इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। इसी तरह के हजारों लाखों चेक पर डे एक बैंक से दूसरे बैंक से, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक में क्या होते रहते हैं? जाते हैं। तो उन सब का इजीली सेटलमेंट हो जाए, इसके लिए आरबीआई यहां पर एक सिस्टम, एक चैनल का काम करता है और इजीली सारे बैंकों की एक दूसरे पर जो लायबिलिटीज हैं उनको सेटल करता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तब इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर कैसे इसका यूज किया जाता है। फिलहाल मैं थोड़ा बता रहा हूं इसके बारे में। कंट्रोल ऑन ह्यूज फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। आरबीआई अपने पास अपनी कस्टडी में क्यों रखती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? गवर्नमेंट के बिहाफ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपनी कस्टडी में क्यों रखती है? जिससे कि वो क्या कर सके, जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बड़े बड़े ह्यूज फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, किसमें? एक्सचेंज रेट में, है ना? एक्सचेंज रेट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, उन फ्लक्चुएशंस को, उन उतार चढ़ावों को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज कर सके। ठीक है, पूरी तरह से रोक देना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या करती है? उन्हें मिनिमम करने की कोशिश करती है आरबीआई। ठीक है, इसीलिए वो अपने पास रिजर्व्स रखती है। आवश्यकता पड़ने पर उन रिजर्व्स में से क्या करती है? कुछ फॉरेन करेंसी मार्केट में सेल करती है और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर मार्केट से फॉरेन करेंसी खरीद कर उस रिजर्व में डालती है। देन सेटलमेंट ऑफ बीओपी डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट चैप्टर होगा हमारे इस बुक का, तो वहां हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होने की कंडीशन में, लॉस होने की कंडीशन में, यानी हम दूसरी कंट्रीज को पे ज्यादा करेंगे और उनसे हमें पैसा कम मिलेगा, इस कंडीशन में आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या करता है? इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज करता है और इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के माध्यम से वो क्या करता है? जो डेफिसिट हुआ है बीओपी में, इसको सेटल करता है, इसको निपटाता है, इसको खत्म करता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने 6 फंक्शंस पढ़े हैं अभी तक, 6 में से 4 फंक्शन लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, देन कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं।